दोस्तों हम 18वीं सेंचुरी में आ चुके हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। सारी कंट्रीज जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रही है। तो चलिए एक एक कंट्री में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओ वाह, ये कौन सी कंट्री है? ये तो फ्रांस नजर आ रही है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्या जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए दूसरे कंट्री में चलते हैं। ओ, ये कौन सा देश है? अरे साला, ये तो चोर देश है। हमारे पैसे को चोरी करके यहाँ पर रिवॉल्यूशन ले चल रही है। सही चल रही है ना? वैसे ब्रिटेन है ये। चलिए दूसरे देश में बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। कुछ सालों के बाद ये जो देश है ये हमारे देश को छोड़कर भागने वाला है। हम डिस्टेंस ट्रेवल किए या टाइम ट्रेवल किए? ये कौन सा देश है? ये किस तरीके का देश है? ये तो एकदम पिछड़ा हुआ देश नजर आ रहा है। ये रशिया है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है क्या? यहाँ पर सिर्फ गरीबी हुई है। जहां एक तरफ यूरोपियन देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो छोड़िए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो छोड़िए, लोगों के खाने के वांदे थे। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था। काफी दिन तक लोगों को भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर हमें फ्यूडलिज्म जो है वो देखने को मिलता था। वहां पर ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो हमें देखने को मिलता था। राजा था, राजा जैसा बोलेगा उसी तरीके से बर्ताव जो है वो करना पड़ेगा। और राजा करता क्या है? लोगों को सप्रेस करना और खुद को शक्तिशाली बनाना। यही चीज रशिया में हमें देखने को मिलती थी। बेसिकली रशियन सोसाइटी जो है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड थी। अब इसमें हमें रिच और पुअर जो है वही देखने को मिलते थे। अब जो रिच लोग हैं उसमें नोबल्स रहते थे और जो पुअर लोग हैं उसमें बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो सब हमें देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर 85% जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अब आप सोचिए, जहां पर यूरोपियन देश जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, जो कॉलोनीज है उनका वो शोषण कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो रशिया है वो अभी भी एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंडेंट था। जो पीजेंट्स थे वो यहाँ पर एग्रीकल्चर तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास जमीन जो है वो भी नहीं थी। यहाँ पर हमें जो राजा है वो देखने को मिलते हैं अलेक्जेंडर टू। अलेक्जेंडर टू बेसिकली कहा जाता है कि वो रिफॉर्मिस्ट थे। वो यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लेकर आ रहे थे। काफी सारे रिफॉर्म्स उन्होंने लेकर आए, लेकिन वो रिफॉर्म्स ज्यादा कुछ काम नहीं किए। देन उसके बाद उनका जो पुत्र है वो आता है जो कि अलेक्जेंडर थ्री। अब अलेक्जेंडर थ्री जो है वो माना जाता है कि ये बहुत ही बड़ा सप्रेसिस्ट था, सप्रेस करता था। मतलब यहाँ पर जो रशिया है वहां पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, विभिन्न एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, क्योंकि रशिया काफी बड़ा है। तो वहां पर जो लोग हैं उनको वो कन्वर्ट करता था कि भाई जो मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है या तो उसको मार दो या तो उसको कन्वर्ट कर दो। मतलब हर कोई मेरे बारे में बात करना चाहिए, मेरे बारे में अच्छाई जो है वो रखना चाहिए। अब उनका एक लड़का था, उसका नाम था निकोलस टू। अब निकोलस टू जो है वो बार बार पूछता रहता था कि पापा मुझे मुझे बताओ शासन कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके बाद मुझे संभालना है, मुझे बताओ। लेकिन जो अलेक्जेंडर थ्री है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था कि भाई तू नहीं, तू तो यार तू तो गर्ली बॉय है, ये ऐसा नहीं चलेगा, तुम नहीं संभाल सकते हो शासन। उस समय पर बहुत पेट्रियार्की थी, तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस तरीके से ये चलता रहता है। लेकिन अचानक से जो अलेक्जेंडर थ्री है उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद कौन बनेगा? तो उसका बेटा, मतलब निकोलस टू। अब निकोलस टू यहाँ पर तैयार नहीं था। उसे पता नहीं था कि होता क्या है, कैसे होता है, इनको पता ही नहीं है। इस तरीके से चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। अब यहां से शुरू होता है रशिया का पतन। अब देखिए, निकोलस टू जो है वो चाहता है कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, मतलब जिससे कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। तो वो बोलता है कि चलो यार इंडस्ट्रीज जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाने के बाद वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। वर्कर्स कौन रहेंगे? जो रशिया में लोग हैं उनको वर्कर्स बनाया जाता है। अब वहां पर जो उनकी कंडीशंस है वो और ज्यादा डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि मशीन्स खराब, तो उसमें किसी का हाथ आ गया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं। प्लस उसी के साथ साथ जो वर्किंग टाइमिंग्स है वो इतने खराब चलते रहते हैं, जिससे कि जो वर्कर्स है उनमें डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। जो सार है, मतलब जो एम्परर है उसको सार कहा जाता था, तो उसके बारे में डिससेटिस्फैक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ जब आप काबिल ना हो और आपको अगर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए
तो बाकी के जो लोग होते हैं वो अपनी चलाना शुरू कर देते हैं। और यही यहाँ पर निकोलस टू के साथ भी होता है, जो बाकी के लोग थे वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब उसमें निकोलस के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो बोलता है कि यार देखो ऐसा है कि लोग मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है उसकी तंगी चल रही है, जो कंडीशन है वो खराब चल रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम कोई ना कोई देश के ऊपर वॉर कर देते हैं, उसको एक्वायर कर देते हैं, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा, मेरे बारे में प्यार जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि 1904 के आसपास चलो यार जापान जो है ना उसको कब्जा कर लेते हैं। जापान पर हमला, जापान उल्टा हमला, जापान जो है वो खुद रशिया के अंदर घुसना शुरू कर देता है। तो मतलब जो दाव था यहाँ पर निकोलस टू का वो उल्टा पड़ जाता है। और उल्टा पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन और ज्यादा डेवलप हो जाता है। अब वॉर यहाँ पर जब जापान का हो रहा है, जब जापान यहाँ पर हमला कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा खराब होने की वजह से एक रिवोल्यूशन, पहला रिवोल्यूशन रशिया में हमें देखने को मिलता है 1905 में। अब ये रिवोल्यूशन में बेसिकली क्या है कि लोग जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो करने जाते हैं, वर्कर्स सारे लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन पर गोलियाँ बरसाई जाती है। और गोलियां बरसाने की वजह से और ज़्यादा कियोस जो है वो हो जाता है। अब इस कियोस को रोकने के लिए, इस रिवोल्यूशन को रोकने के लिए जो निकोलस टू एक मैनिफेस्टो जारी करता है कि भाई जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा। दुम्मा मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस तरीके गवर्नमेंट एक स्थापित कर देंगे, जिससे कि सब कुछ शांत हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर देंगे, है ना, सब कुछ जैसा तुम बोल रहे हो वैसा हम कर लेंगे। ये सारी चीज़ें की जाती है। तो वहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, जो रिवोल्यूशन एक शुरू हुआ था, वो वहाँ पर सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट रिवोल्यूशन जो है 1905 का वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कि रिवोल्यूशन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर हम बात करते हैं 1914, तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और वर्ल्ड वॉर वन मतलब जर्मनी जो है वो अटैक कर देता है रशिया पर। रशिया ये अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मतलब जर्मनी जो है थोड़ा थोड़ा घुसना शुरू कर देता है रशिया के अंदर, और वहां पर सोल्जर्स को खाना प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना, इसमें इकोनॉमिक हालत जो है रशिया की और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्फ्लेशन और ख़राब, मतलब लोगों की जो हालत है जो रशिया में रह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए वर्स्ट कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी के साथ साथ जो अलग अलग गट है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, है ना, जो अपोज करते हैं निकोलस टू को। उसी के साथ साथ जो निकोलस टू है उसने जो मैनिफेस्टो दिया था 1905 में, याद कीजिए फर्स्ट रिवोल्यूशन, वो भी यहाँ पर पूरा नहीं होता है, निकोलस अपनी ही चलाता है। तो इस वजह से लोगों में डिससेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अलग अलग गट है, लेनिन है, बोल्शेविक्स, ये सब उभर कर आते हैं, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन रशिया में हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद 1920s तक आते आते रिवोल्यूशन इस तरीके से हो जाता है कि वहाँ पर हमें एक दूसरी सरकार बनती हुई देखने को मिलती है। तो ये है पूरा शॉर्ट में रशियन रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो रशियन रिवोल्यूशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर प्रीलिम्स में दोनों ओरिएंटेड आपका रशियन रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरसेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, GS4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अब यहाँ पर पूरे रशियन रिवोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन ऑफ रशिया। रशिया की जो कंडीशन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, क्योंकि हर चीज़ को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो रशिया जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी 2 क्लासेस में रिवोल्यूशन के पहले। एक तो रिच थे और पुअर थे, जैसे मैंने आपको कहा। जो नोबल्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, ये रिच है, ये यहाँ पर रिच क्लास को बिलोंग करते थे। वही अगर हम बात करें पेजेंट्स की, लेबरर्स की, सर्व्स की,
ये जो है ये यहाँ पर पुअर क्लास को बिलोंग करते थे और वास्ट मेजोरिटी जो है रशियन पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चरिस्ट थी। मतलब यहाँ पर जो पुअर है वो हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 85% जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से कमाती थी। आप समझ रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर से यहाँ पर उनको पैसे जो है वो आते थे और मोस्ट ऑफ द पेजेंट्स सिर्फ लैंड जो है वो कल्टीवेट करते थे। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर उनके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, कुछ वो कमा ही नहीं सकते थे। जो लैंड है वो मेनली यहाँ पर चर्च नोबिलिटी को बिलोंग करती थी। मतलब यहाँ पर खुद का उनकी जमीन भी नहीं थी। मतलब बेसिकली ये लैंडलेस लेबरर्स थे जो कि दूसरे की जमीन पर जो है वो उगाते थे और उनको थोड़ा बहुत अनाज जो है खाने के लिए मिल जाता था। अब यहाँ पर वर्कर जो है वो भी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइडेड थे, ठीक है। मतलब जो सिटीज में फैक्ट्रीज में जा रहे हैं अलग अलग, इस तरीके से हमें सोशल कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती थी। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 to 18 डिजास्टर्स इम्पैक्ट जो है यहाँ पर इकोनॉमी जो है रशिया की उस पर गिराता है। मतलब यहाँ पर वेरियस बैटलफील्ड्स होते हैं, रशिया जो है बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, उनके जो आर्म्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शंस है इससे काफी रिफ्यूजीज जो है वो भी हो जाते हैं। मतलब घर वर लोगों के गिर रहे हैं तो मतलब होमलेस लोग वहां पर हो गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है रशिया में, है ना। उसी के साथ रशिया जो है बैड पीरियड, इकोनॉमिकली काफी बैड पीरियड से यहाँ पर जूझ रहा होता है और इसकी वजह से काफी स्ट्राइक्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। लोग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इवन अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलीगल थी 1914 के पहले तक। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है फाउंड हुई 1898 में सोशलिस्ट के द्वारा, मार्क्स जो आइडियाज है उसके ऊपर। 1903 में ये दो भागों ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, एक था मेंशेविक्स और दूसरा था बोल्शेविक्स। क्योंकि क्या है, एक पार्टी में डिवीजन जो है वो हो जाता है और यहाँ पर दो पार्टीज जो है वो उभर कर आती है। बेसिकली एक ही इसकी थी वो, है ना। तो यहाँ पर बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। बोल्शेविक्स जो मेजोरिटी में थे, जो वो लेनिन के द्वारा लीड किया गया था और ये नाम आप आगे काफी सुनोगे। तो बोल्शेविक जो है ये बेसिकली मेजोरिटी में थी और ये लेनिन के द्वारा लीड की जाती थी और ग्रेटेस्ट थिंकर जो है सोशलिज्म का मार्क्सिस्ट के बाद उसको माना जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम एम्परर्स की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 एम्परर्स अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3 एंड निकोलस 2 जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। अलेक्जेंडर 2 इसको रिफॉर्मिस्ट के तौर पर भी देखा जाता था कि इसने काफी सारे रिफॉर्म जो है वो लेकर आए हैं। अलेक्जेंडर 3 अगर हम देखते हैं तो ये काफी सप्रेस कर रहा था लोगों को कि भाई जो मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है उनको दबा दो। एंड निकोलस 2 मतलब ये तो भाई क्या कर रहा है इसी को पता नहीं था। अब कॉजेस अगर हम देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस यहाँ पर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो सार है, मतलब बेसिकली जो एम्परर है उसके अगेंस्ट में डिससेटिस्फैक्शन जो है लोगों काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो पीजेंट्स है उनकी कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। जो वर्कर्स के राइट है उसका इशू चल रहा था। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही थी। मिलिट्री डिफीट जो है वर्ल्ड वॉर 1 में वो हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम डिससेटिस्फैक्शन देखते हैं तो निकोलस 2 जो यहाँ पर बेसिकली आया, एम्परर बना, तो काफी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो गए थे, है ना। मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजिंग वर्ल्ड जो यहाँ पर हो रहा था, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहे थे, वहां पर ये काफी अनप्रिपेयर्ड हो गया था। मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो रशियन के ऑटोक्रेटी यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब हमारी यहाँ पर ये रहना चाहिए, इसी पर इसका दबाव था। और यंग था, लार्जली मिलिट्री करियर में इंटरेस्टेड था कि भाई मेरे को मिलिट्री, और ये बन भी जाता है, एक लड़ाई में ये बन भी जाता है। पॉलिटिकल ऑपरेशन में इतना कुछ उसको दिलचस्पी नहीं थी और समझ में भी नहीं आता था। देन उसके बाद यहाँ पर 1905 में निकोलस जो है वो एक रिवोल्यूशन फेस करता है पहली बार, फर्स्ट टाइम 1905 में रिवोल्यूशन होता है जो मैंने आपको बताया था, है ना। एंड देन उसके बाद एटलीस्ट यहाँ पर लोग जो है वो मतलब चल रहा था उसका, कैसे जैसे चल रहे हैं इस तरीके से हो रहा था। जनवरी 22 1905 को 1.5 लाख लोग, ठीक है, यहाँ पर गैदर हो जाते हैं निकोलस 2 को सपोर्ट और असिस्टेंस मांगने के। पीसफुल प्रोटेस्ट था यार, मतलब ऐसे बोल रहे थे निकोलस को कि चलो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दे, मदद कर दे, है ना, कि हम ऑपरेस्ट हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है वहां पर उन पर गोलियां जो है बरसा दी जाती है। तो गोलियां बरसा दी जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, फायर्ड कर दिया जाता है रशियन ट्रूप्स के द्वारा। सेवरल लोग जो है वो यहाँ पर मर जाते हैं और इसको ब्लडी संडे जो है ये भी कहा जाता है, ब्लडी संडे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली निकोलस 2 है वो काफ़ी सारे मैनिफेस्टो, जैसा मैंने आपको कहा, मैनिफेस्टो देता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, वो सब सारी चीज़ें होती है। देन वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये काफ़ी बुरा होता है रशिया के लिए। मतलब यहाँ पर मिलिट्री जो है तबाह हो जाती है, जो डिसीजंस थे वो यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, है ना।
तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि निकोलस जो है वो डायरेक्ट करना चाहता था, खुद कंट्रोल ले लिया था, कमांडर इन चीफ बन गया था, जो उसको मिलिट्री में इंटरेस्ट था, तो वो भी यहाँ पर बुरा पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकोलस के साथ जो है वो होती है, जिसकी वजह से लोगों का डिससेटिस्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। लोगों की पीजेंट्स की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो रशिया के पीजेंट जो है वो स्लेवरी की तरह रह रहे थे, है ना, सर्व डम, जो सर्व बोलते हैं कि भाई स्लेवरी के जैसे ही वहां पर रह रहे थे। उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था कि वो उनको काम करते जाना है, काम करते जाना है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो जो लैंड है उसकी पेमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जो रशियन इकोनॉमी है उसको रिविटलाइज करने के लिए चेंजेस जो है वो किए गए, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा था। फैक्ट्रीज काम नहीं कर पा रही थी, मैनेजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज जो है वो यहाँ पर बेसिकली सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन जो है लोगों के मन में और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब जो क्लास है और ज्यादा डिवाइड होती जा रही थी, अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है और बढ़ रहे थे, और उसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। तो रशिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो लोगों में डिससेटिस्फेक्शन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वर्कर के राइट्स के इशू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी सिटीज में, है ना, लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है रशिया में काफी लेट पहुंचा। जैसे मैंने आपको कहा, निकोलस जो है वो सोचता है कि चलो यार लेकर आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर लोग जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। जो वर्कर्स है उनको सही प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनको सही तरीके से कामकाज में टाइमिंग नहीं दिए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 12-12 घंटे काम करते जा रहे हैं, छुट्टियां नहीं मिल रही है, महिलाओं की, चिल्ड्रन की कंडीशन खराब होती जा रही है ना, ये सारी चीजें हो रही थी। देन उसके बाद सीरियसली सेफ्टी इश्यूज भी हमें देखने को मिल रहे थे कि भाई मशीन जो है वो काफी अनसेफ थे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी, है ना। 1905 में ब्लडी संडे के बाद ट्रेड यूनियन जो है उनको लीगलाइज कर दिया गया था कि भाई आप यहाँ पर लीगलाइज हो सकते हो, मतलब आप यहाँ पर स्ट्राइक वाइक कर सकते हो। तो रेल रोड स्ट्राइक जो है 1970s की, वो काफी क्रिटिकल थी निकोलस II के लिए, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाया वहां पर जहां उसको पहुंचना था। तो ये कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर कोलैप्स हो रही थी। 20th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो 1905 लिबेलियन, यहाँ पर दुमा मतलब रशियन असेंबली जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन के साथ वो स्टैब्लिश, मतलब यहाँ पर राजा जो बोलेगा वैसा नहीं होगा, अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग भी होगी। तो ये वो होता नहीं है, लेकिन वो सही तरीके से पार नहीं पड़ता। इसी वजह से लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुमने मैनिफेस्टो में बोला था कि डूमा तुम लेकर आओगे, पर ये भी तुम नहीं लेकर आए। देन उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटीज और सर्व कम्युनिटीज होती है, सोशल सपोर्ट, ये सारी चीजें, पर कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, रशिया की इकोनॉमी जो है वो नियरली कोलैप्स हो जाती है। वॉर की वजह से लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं, मैनेजमेंट और ज्यादा खराब रहता है। बर्डन जो है वो यहाँ पर पुअर रशियन के ऊपर, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो भाई वो तो कुछ नहीं करेंगे, तो गरीबों के ऊपर ही और ज्यादा गिर जाता है। ऑटोमन एम्पायर जो सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर 1 कट ऑफ हो जाता है एसेंशियल ट्रेड, है ना, रशिया के लिए। तो यहाँ पर ट्रेड रूट भी नहीं है, तो अब यहाँ पर अनाज वनाज खाने की भी प्रॉब्लम हो गई है। जो शॉर्टेज है, जो बेसिक नीड्स है, उसकी शॉर्टेज यहाँ पर हो जाती है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स ही थे, जो रशियन फार्मर्स उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो अनाज जितना चाहिए उतना वो बना नहीं पा रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो खाना है वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तो इतना प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था। प्लस यहाँ पर डिफीट जो है वो हो रही थी, क्योंकि जो जर्मनी है वो पूरा घुसपैठ कर चुका था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रूप्स है, जो सोल्जर्स है जर्मनी के, रशिया के, उनकी डेथ हो रही थी। जो खाना है, गुड्स है, वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मिलिट्री डिफीट जो है वो भी हमें देखने को मिली। ये पॉइंट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मेंस में लिखने होंगे, तो मेंस में लिखने के लिए सारे पॉइंट जो है वो आप सही तरीके से लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो जारीना अलेक्जेंडर है ना, उनके हस्बैंड के प्रेजेंस में अनपॉपुलर वुमेन यहाँ पर माना जाता है रशिया की। ठीक है, तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स पर फायरिंग कर देना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगी, जिसकी वजह से करप्शन यहाँ पर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर अब सार से निकोलस II से गुस्सा होने लगे। तो बेसिकली टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमें टाइमलाइन देखने को मिलती है कि 1900 के आसपास निकोलस II जो है वो रूल करता है रशियन एम्पायर पर एब्सोल्यूट पावर के साथ। 1904 में रशिया ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है वो जापानीज के साथ हो जाती है। 1905 में ब्लडी संडे हमें देखने को मिलता है, निकोलस II यहाँ पर दूमा अग्री करता है। 1914 में यहाँ पर रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर होता है, जर्मनी के साथ उनकी हार जो है वो निश्चित हो जाती है। 1917 में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है, रिवोल्ट होता है यहाँ पर कि भाई एब्डिकेट कर दो, सार को निकाल दो। देन उसके बाद यहाँ पर बोल्शेविक जो है अपना कंट्रोल ले लेते हैं। देन उसके बाद फाइनली 1921 के आसपास बोल्शेविक जो है वो सिविल वॉर फाइट करते हैं व्हाइट आर्मी के अगेंस्ट में, और यहाँ पर अपनी जो सरकार है उसकी स्थापना यहाँ पर उनकी हो जाती है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जापान जो है उनके साथ, जो मैंने आपको बोला था निकोलस जो है वो जाता है, भाई कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करो, इससे जापान पर अटैक कर दे। जापान जो है यहाँ पर इतना घुसपैठ जो है वो कर लेता है, इतना अच्छा अंदर जो है वो घुस जाता है, जिसकी वजह से और फट जाती है निकोलस की। एंड देन उसके बाद इस तरीके से जो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रही होती है 1905 में, कि भाई हम यहाँ पर सप्रेस हो रहे हैं, निकोलस को बोलते हैं हम यहाँ पर सप्रेस हो रहे हैं, हमारी मदद करो। तो यहाँ पर लोगों पर गोलियां जो है वो चला दी जाती है, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के कारण यहाँ पर हमें रशियन रिवॉल्यूशन जो है, पहला रशियन रिवॉल्यूशन वो देखने को मिलता है 1905 का। रशियन इंडस्ट्रियलाइज्ड काफी बाद में हुआ, वेस्टर्न यूरोप के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, और इसके वजह से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो यहाँ पर इमेंसली हमें देखने को मिले। जो 1905 है उसमें लोगों का उफान हो गया, लोग ने बोला कि अब भाई अब हमारे से नहीं होगा, क्योंकि जापानीज वॉर यहाँ पर डिग्रेडेशन जो है रशियन इकोनॉमी का वो कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी बढ़ती है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं होता है, पीने को पानी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ मतलब लोग बेसिकली बोलते हैं तन पे लंगोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, फिर भी तुम्हें सैल्यूट कर रहे हैं सारे, लोगों की नीयत तो खोटी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद लोगों पर ही गोलियां बरसा दी जाती है, तो लोग चिढ़ेंगे, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो सीरियस वॉर्स है, क्रीमियन वॉर, ये सारी वॉर्स, ये सब और ज़्यादा शॉर्टेज जो है एम्पायर को लेकर आते हैं। ब्लडी संडे मैसेकर होता है 1905 में, है ना, जिससे मैसेकर की वजह से जो यहाँ पर रिवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो रिवोल्यूशन है ये फेल हो जाता है काफ़ी रीजंस की वजह से। जो पहला रिवोल्यूशन था 1905 का, ये फेल हो जाता है। जैसे है ना, हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, लेकिन वो फेल हो जाता है। अगर वो होता था तो ऐसा बोलते 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी रिवोल्यूशन जो है ये फेल हो गया। उसके पीछे के रीजंस क्या थे? रीजंस हमें देखने को मिलते हैं कि भाई वो कुछ आर्मी जो है वो सार के लिए लॉयल थी, कि आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सार ने यहाँ पर कंसेशंस दिए कि भाई यहाँ पर मैनिफेस्टो उसने जारी कर दिया, है ना। यूनिटी जो है अपोनेंट्स के वो नहीं थी, अलग अलग जो गट के लोग थे वो अलग अलग अपनी अपनी मांग कर रहे थे। जैसे 1857 रिवोल्ट आप समझ लीजिए। सेंट्रल लीडरशिप जो है वो यहाँ पर अपसेंट थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सार को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलो यार इनके मुंह पे हम मैनिफेस्टो फेंकते हैं, थोड़ा बहुत वादे कर देंगे और हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली, है ना। अक्टूबर मैनिफेस्टो आ गया। अक्टूबर मैनिफेस्टो के तहत यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है दूमा ये रशिया में स्टैब्लिश करेंगे, जो वर्कर्स हैं उनको पे हाइक देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, जो वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव करेंगे, जो रिडीम्पशन पेमेंट है फॉर्मर शर्फ के द्वारा कैंसिल कर देंगे, ग्रेटर फ्रीडम जो है प्रेस को वो देंगे, जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो हम स्थापित करेंगे। तो लोगों को लगा यार ज़बरदस्त मज़ा आ गया, ये तो अपनी हित की बात कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। वर्ल्ड वॉर 1 आता है 1914। यहाँ पर जो जर्मनी है वो यहाँ पर क्या करता है, रशिया जो है उस पर अटैक, क्योंकि ये सारी स्टोरी अब आपको पता है ना। तो जर्मनी जो है, क्योंकि रशिया सर्बिया को हेल्प कर रहा था, तो जर्मनी यहाँ पर अटैक करता है रशिया पर, और रशिया में काफ़ी अंदर तक एंटर जो है वो कर लेता है, जिसकी वजह से रशिया को और ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ता है। लोगों को खाने को रोटी नहीं है, तन पे झकने को लंगोटी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर रशिया में हमें देखने को मिल रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है और ज़्यादा त्रास जाते हैं, और हमें फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो अक्टूबर मैनिफेस्टो था 1905 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। राजा ने बोला डेमोक्रेसी दूमा स्थापित करेंगे, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा कारण जो है रिवोल्यूशन का माना जाता है। रशिया में फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, यहाँ पर बेसिकली जूलियन कैलेंडर रहता है, उसके तहत यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, राइट्स, स्ट्राइक्स जो है, यहाँ पर फूड की स्कैरिसिटी थी, है ना। तो यहाँ पर पेट्रोग्रेड जो है उसके पास, तो इसके वजह से लोग जो है ज़्यादा स्ट्राइक करने लगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो निकोलस है उसके एब्डिकेशन की मांग करने लगे कि भाई एब्डिकेशन निकाल दो उसको, वो नहीं चाहिए, निकोलस चाहिए ही नहीं हमको। तो ये चीज़ यहाँ पर होने लगी। 1917 तक मोस्ट रशियन जो है उनका लीडरशिप जो है, सार की लीडरशिप, उसमें फेज चला गया था कि ये हमको संभाल ही नहीं सकता, ये हमारे लिए है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। गवर्नमेंट की करप्शन हो रहे थे, रशियन इकोनॉमी जो है बैकवर्ड रह रही थी। निकोलस जो है रिपीटेडली यहाँ पर दूमा को डिसॉल्व कर रहा था, वो खुद की अपनी मनमानी कर रहा था। तो ये चीज़ होती है इमीडिएट। यहाँ पर फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट फेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन 1917 का। और डिजास्टर्स इन्वॉल्वमेंट जो है वर्ल्ड वॉर 1 में, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन के तहत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मीनवाइल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डिसरप्ट हो चुकी है ना। तो इसलिए सार को ओवरथ्रो कर दो, यहाँ पर निकोलस थ्रू जो है उसको एब्डिकेट कर दो, ये यहाँ पर चल रहा होता है। तो उसी के तहत यहाँ पर क्या होता है, मार्च 11 को ट्रूप जो है वो आर्मी के साथ आते हैं, और यहाँ पर जो अपराइजिंग हो रही है
तो उसके तहत यहाँ पर जो बेसिकली ओपन फायर करना, ये सब मतलब डिमॉन्स्ट्रेटर है, कुछ आर्मी, मतलब यहाँ पर क्योस हो रहा था। आर्मी के ऊपर, कुछ आर्मी क्योंकि लोगों का सपोर्ट कर रही थी, तो आर्मी के ऊपर फायर कर रही है, ओपन फायर हो रहे हैं, हर किसी पे आर्मी लोगों पे फायर कर रही है, लोग इन पर फायर कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें बेसिकली रशियन सोल्जर्स एंड सेलर जो है वो सिर्फ ऑर्डर इशू करेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद डायरेक्टिव्स ऑफ द सोवियत। नेक्स्ट डे मार्च 15 को सार निकोलस II जो एब्डिकेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वो बोलता है कि मेरा भाई जो है माइकल, वो यहाँ, क्योंकि उसका लड़का बहुत छोटा था निकोलस का, तो वो नहीं संभाल पाएगा, तो उसका भाई जो है उसकी तरफ जाएगा, लेकिन भाई जो है वो रिफ्यूज करता है कि भाई इतनी खतरनाक कंडीशन में मेरे को भेज रहा है, तो मारने के लिए भेज रहा है क्या, तो वो मना कर देता है। और इसके तहत नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसके साथ अब ये निकोलस हट गया, निकोलस का भाई आने को तैयार नहीं था, तो इसके साथ अब सार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाता है कि भाई अब यहाँ पर ये जो ऑटोक्रेटिक रूल है ये हो जाएगा खत्म। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन पर। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन, इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि अब लेनिन यहाँ पर, बोल्शेविक लोग जो है वो यहाँ पर पूरे आ रहे थे कि चलो यार कुछ करते हैं, है ना। तो ये लास्ट फेज हमें देखने को मिलता है, बोल्शेविक पार्टी जो है पावर रशिया में सीज कर लेती है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोल्शेविक जो लेनिन के द्वारा लीड की गई वर्कर सोवियत ओवरथ्रो कर देती है रशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित हुई थी ना, उसको भी ओवरथ्रो कर देती है कि भाई हमारा राज रहेगा, मतलब ये बेसिकली अब इनमें लड़ाई हो रही है। वो तो चला गया ऑटोक्रेटिक, उसने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्थापित की थी, अब उन लोगों के साथ बोल्शेविक लड़ रहे हैं, बोल्शेविक मतलब लेनिन लड़ रहा है, और वहां पर लेनिन अपनी स्थापित कर देता है। तो लेनिन बोल्शेविक अपने आप को लीडर स्थापित कर देते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट वो अपना यहाँ पर बना देते हैं कि ये हमारे ये है ना। तो रशिया का पार्टिसिपेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो खत्म हो जाता है। लीडर एक ट्रीटी साइन करते हैं जर्मनी के साथ, और इसके साथ रशिया का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। सोवियत मेंबरशिप जो इनिशियली फ्रीली इलेक्ट होकर आ रही थी, लेकिन बाद में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है एनार्किस्ट यहाँ पर वो बन जाते हैं। कोएलिशन जो एंटी बोल्शेविक ग्रुप का वो यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं कि नई गवर्नमेंट जो है रशियन सिविल वॉर में वो यहाँ पर अनसीट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, सिविल वॉर आ जाता है, और इसके तहत यहाँ पर हमें बोल्शेविक की गवर्नमेंट जो है फाइनली देखने को मिलती है। तो इस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन होता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पर इम्पैक्ट देखते हैं तो वो भी अलग अलग भागों में। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी रशिया, इसने जो बेसिकली सारिस्ट रशिया था, मतलब जो एनार्किस्ट रशिया था, मतलब जहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसको खत्म कर दिया गया, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर जो बेसिकली पॉलिसीज है, सोशलिज्म का फाउंडेशन यहाँ पर आ जाता है, और ये पहला देश ऐसा सोशलिज्म पर बेस्ड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो नई कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करती है फ्री मेडिकल केयर, फ्री एंड इक्वल एजुकेशन सभी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको पैसा भी मिलेगा, इक्वल एक्सेस जो है कल्चर का, कल्चरल एडवांसमेंट का, मतलब बेसिकली ये हम देखेंगे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म ये क्या है। तो ये बेसिकली ये मतलब सब गवर्नमेंट सबको सब कुछ देगी, तो सबका है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पर पर्सनली पेमेंट कितना है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो ये सबका सेम रहेगा। वुमेन जो है वेर नॉट जस्ट कंसिडर्ड इक्वल, लॉट मेजर जो है उनके लिए गए इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए, मैटरनिटी लीव दी गई, पब्लिक कैंटीन दी गई, फ्री जो क्रीज है वर्क प्लेस पर वो दी गई। आपको देख के लगेगा यार जबरदस्त वर्किंग कंडीशन है, लेकिन इसमें भी खामियां जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। अगर यही चलता रहता तो फिर आज रशिया जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। खैर, इकोनॉमिक अगर हम देखते हैं तो बोल्शेविक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दी कि प्राइवेट कुछ रहेगा ही नहीं लोगों के पास, सब कुछ सोशल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक सब कुछ यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया गया, सब कुछ यहाँ पर सरकार का है। देन उसके बाद लैंडलॉर्डिज्म जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया। देन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली मास्टर्स ऑफ देयर लैंड है ना, पीजेंट जो है मॉर्गेज लैंड नहीं बेचेंगे, मतलब सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट आपको काम के हिसाब से चीजें जो है वो प्रोवाइड करेगी, मतलब सबको घर भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, कोई एकदम अमीर नहीं बनेगा। ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ, रशिया पहली कंट्री बनता है कम्युनिस्ट स्टेट का, एंड उसी के साथ रशियन रिवोल्यूशन जो है कम्युनिज्म का ये एक बीज रखता है, ये सोवियत यूनियन एज अ वर्ल्ड पावर का एक स्टेज जो है वो बना देता है। बोल्शेविक एनकरेज करते हैं कॉलोनियल पीपल को कि वो एक्सपेरिमेंट ये फॉलो करे, है ना। तो इसके तहत हमें यूएसएसआर ने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज जो उसमें पार्टिसिपेट किया, सोशलिज्म काफ़ी पॉपुलर बन गया कि हाँ भाई सोशलिज्म के तहत यहाँ पर एक देश देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा देश देखने को मिल रहा है। तो आइडिया जो है सोशलिज्म का ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है वो डाला। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो 1917 का, उसने एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक फ्रेश चैप्टर जो है वो ओपन किया। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है ना, उतनी ही इसकी भी इंपॉर्टेंस है। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है यूरोप में उसने काफ़ी सारी बदली थी,
यहाँ पर एशिया में इसकी वजह से काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हुई। इसने डाउन ट्रोडन सफरिंग लोगों को कैसे यहाँ पर फ्रीडम दिलाना है, कैसे फाइट करना है फ्रीडम के लिए, वो सिखाया। इसने फार रीचिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस जो है रशिया में वो लेकर आए। जो बर्थ है यूएसएसआर का और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वो यहाँ पर आ गया। पहली बार हिस्ट्री में सोशलिस्ट स्टेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। इन टाइम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो है फार रीचिंग ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो उसका हमें देखने को मिला। बेसिकली बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यहाँ पर सिनारियो कंप्लीटली चेंज हो गया। जो फिलोसॉफी है कार्ल मार्क्स की वो यहाँ पर प्रीच की गई। कार्ल मार्क्स मतलब यहाँ पर सोशल रहना चाहिए, लोगों की प्राइवेट कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली और डिटेल में आपको ये देखने को मिलेगा जब हम ये तीनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। राइटिंग जो है मार्क्स की, लेनिन की, वो यहाँ पर वेरियस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने लगी, जिससे कि और लोगों तक ये जो कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी है वो पहुंचने लगी। शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये भी गवर्नमेंट की है, ठीक है। मतलब मैं सब कुछ गवर्नमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ भी, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट का रहेगा, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट का रहेगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम आगे देखेंगे और डिफरेंस जो है कम्युनिज्म सोशलिज्म ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ है, सब कुछ गवर्नमेंट का रहेगा। तो उससे क्या है, उससे कोई भी अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। आज हम अमीर गरीब कैसे दिखते हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, उसके पास कितनी गाड़ियाँ है। अरे भाई गाड़ियाँ घोड़े घर वर सब सरकार का है, तो फिर कौन अमीर और कौन गरीब। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वहाँ तक ये चलता रहता है एंड देन उसके बाद एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो ये सारा सिनारियो है। अब कम्युनिस्ट अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 में 2 इयर्स सोवियत गवर्नमेंट रशिया में फॉर्म होने गया। लेनिन जो है वो हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करता है थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मॉस्को में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है इसे थर्ड कहा जाता है क्योंकि 2 इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करके प्रीवियसली सेटअप किए गए थे। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1864 में फेडरिक ईगल के द्वारा कार्ल मार्क्स के कोलैबोरेशन के साथ, और दूसरा जो है वो 1889 में जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम में वहाँ पर। इसमें अलग अलग कंट्रीज के कम्युनिस्ट पार्टीज के लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। थियोरेटिकली रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ओनली वन ऑफ दिस 58 कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये थर्ड इंटरनेशनल उसका हेडक्वार्टर मॉस्को में था। ये आपको प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव जो है ये था कि भाई यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, उसको रिप्लेस करना है कम्युनिस्ट थॉट के साथ। मतलब कैपिटल जो लोग यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, जो ये लोग यहाँ पर प्राइवेटली ओन करते हैं, वो सब खत्म करना है और हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये था रशियन रिवॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रशियन रिवॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आते हैं तो आप रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। मयूर मुंगरे सर्च करना है, फॉलो करना है PDF के लिए टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।